गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी वाइल ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि जो अकाउंटिंग है वो एक नेसेसिटी है, एक अनिवार्यता है, लेकिन ऑडिटिंग हमारी एक लग्जरी, एक विलासिता है। तो नेसेसिटी और लग्जरी क्या होती हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। नेसेसिटी क्या होती है बेटा? नीड से जुड़ी होती है हमारी नेसेसिटी, ज़रूरत। तो नेसेसिटी क्या है? एनीथिंग विच इज़ कंसर्न्ड विद नीड, कि हमें ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन लग्जरी क्या है? कि ऐसा नहीं है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारी कार्य क्षमता है, हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी है, वो नहीं बढ़ती अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट वो घट भी सकती है। तो नेसेसिटी के अंदर तो अगर नेसेसिटी हमारे पास नहीं है तो मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। लेकिन लग्जरी अगर हमारे पास नहीं है तो हम जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी घट सकती है। तो ये कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो तो ज़रूरत है, लेकिन ऑडिटिंग ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए एक लग्जरी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? पहले डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग एक नेसेसिटी क्यों है और ऑडिटिंग एक लग्जरी क्यों है। तो जो अकाउंटिंग है बेटा, ये फॉलोइंग फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो नेसेसिटी है। सबसे पहले क्या है? लिमिटेड मेमोरी पावर। क्या मतलब है इस बात का? बेटा बिजनेस के अंदर एक बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं हर रोज़, बहुत सारी। तो क्या एज ह्यूमंस हमारे पास इतनी मेमोरी पावर है कि हम हर रोज़ की सारी ट्रांजैक्शंस को अपने माइंड में बिठा लें और उन्हें याद कर रखें? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें कुछ तो ऐसा चाहिए जहां हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रख सकें, ताकि जब हमें ज़रूरत हो तब हम वहां से उन्हें रेफ़र कर सकें। इसीलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मनुष्य की मेमोरी पावर है वो लिमिटेड है, वो सीमित है। तो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहां हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें। दूसरा है नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एक सर्टेन पीरियड के बाद हर बिजनेसमैन को चाहिए कि उसे पता चले कि बिजनेस में चल क्या रहा है। ऐसा तो होगा नहीं बेटा, बिजनेस ऑन गोइंग है, चल रहा है, आपको यही नहीं पता प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, 10 साल हो गए, आपको कोई आइडिया ही नहीं है बिजनेस में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता ना। तो आफ्टर सम टाइम, जैसे हर पीरियड, लिमिटेड पीरियड के बाद, जैसे हम कहते हैं एनुअली, तो हर साल हमें पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस हुआ, क्या एसेट्स की पोजीशन है, क्या लायबिलिटीज़ की पोजीशन है। तो ये फाइनेंशियल स्टेट पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन्ड होनी चाहिए। तीसरा है प्रूफ इन कोर्ट। बहुत बार क्या होता है बेटा, कोई डिस्प्यूट आ गया बिजनेस पार्टीज के अंदर, तो जो ये ट्रांजैक्शंस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, अगर हमने प्रॉपरली मेंटेन की हैं तो इनको एज एविडेंस रख सकते हैं हम कोर्ट के अंदर। तो इसीलिए एज प्रूफ हम इसको कोर्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद बेटा नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अगर हम बुक्स ही नहीं मेंटेन करेंगे तो हमें क्या पता होगा कि कौन हमारा देनदार है, कौन हमारा लेनदार है। अगर हम लिखेंगे ही नहीं कि हमने अपने 5,000 के गुड्स मिस्टर ए को दिए लेकिन पैसे नहीं लिए, तो यानी उनसे हमें अभी पैसा लेना है। लेकिन अगर हमारे पास उस चीज़ की एंट्री नहीं है तो हमारे पास क्या प्रूफ है? ना हमें याद रहेगा, ना दूसरा इंसान हमें पैसे देगा। तो हमारे लेनदार और देनदारों की जितनी भी नॉलेज है उसका रिटन रिकॉर्ड अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे तभी हमें उनके बारे में नॉलेज रहेगी। इसके बाद है प्रूफ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर सपोज दिवालिया निकल जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो आपके पास क्या प्रूफ है? क्या होता है बेटा, जब अगर आप कोर्ट में आप अपने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं पे कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे? आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोर्ट के आगे रख दोगे और आप अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा सकते हो। तो अगर इंसॉल्वेंट आपको खुद को डिक्लेयर करवाना है तो आपके पास आपके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ज़्यादा हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। बेटा अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं हमारे पास, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। तो जब ये इनकी हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए।
तो यहाँ पर भी आपके अकाउंट्स यूज़ किए जाते हैं। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल, अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है, आपकी बैलेंस शीट मेंटेन्ड है, P&L अकाउंट मेंटेन्ड है, तो क्या आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2020 के प्रॉफिट और 2019 के प्रॉफिट का कंपैरिजन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सिमिलरली 2020 में कितने एसेट्स हैं और 19 में कितने एसेट्स थे, ये भी पॉसिबल है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है अगर आपके अकाउंट्स जो हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हैं। कन्वीनियंस इन बोरोइंग, अगर आपको कोई इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी है या आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है या फॉर एनी XYZ रीजंस आपको कोई बोरोइंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, उधार लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पर भी आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की बुक्स दिखाकर आप किसी भी बिजनेस से, बैंक से या किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखनी है, तो वो आपकी फाइनेंशियल बुक्स के थ्रू वो देख सकते हैं। हेल्पफुल इन सेल ऑफ बिजनेस, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंट्स में कि जब बिजनेस सेल किया जाता है तो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड करते हैं। तो जो परचेज कंसिडरेशन होती है वो आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो बुक्स में हैं उनकी वैल्यूएशन के बेसिस पर होती है। तो अगर आपकी बुक्स ही मेंटेन्ड नहीं है तो परचेज कंसिडरेशन कैसे डिसाइड करोगे? तो बिजनेस सेल करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सेफ्टी अगेंस्ट फ्रॉड, अब अगर एम्प्लॉयज़ को पता है कि सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती हैं, तो उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहेगा बेटा, एक डर रहेगा कि कहीं पकड़े तो ना जाएं, बुक्स में कोई मिस्टेक हो गई, फ्रॉड हो गया तो पकड़ा जाएगा, लिखित में अगर चीज़ें हैं तो पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर मॉरल प्रेशर रहता है और वो डरते हैं फ्रॉड या किसी मिस्टेक को कमिट करने से। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, जब हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो अकाउंट्स की सेटलमेंट की जाती है। अगर एडमिशन कर रहे हैं नए पार्टनर का तो भी अकाउंट सेटल होते हैं, अगर रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, डिसोल्यूशन हो गई, कोई भी इनमें से चीज़ है तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स जो हैं वो सेटल करते हैं। तो उस टाइम पर आपके अकाउंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो चेक की जाती है। सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपकी बिजनेस की, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के भी अकाउंट्स बहुत अच्छा सोर्स हैं। जैसे आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मैनेजर है, लेंडर है, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वर्कर्स हैं, कोई भी स्टेक होल्डर्स को अगर आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू ले सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हमें क्या दिखाते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो एक बहुत बड़ी नेसेसिटी है। इन सारे रीजंस के लिए हमें अकाउंटिंग की बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है। अच्छा, अब लग्जरी पे बात करते हैं कि जो ऑडिटिंग है वो लग्जरी क्यों है, यानी ऑडिटिंग हमारी नीड नहीं है, सिर्फ लग्जरी है। क्या रीजंस हैं? सबसे पहले बात करते हैं मिसयूज ऑफ मनी। क्या फैक्ट है? ये कहते हैं कि जो ऑडिट है बेटा, जब ऑडिट करवाया जाता है तो हमें एक CA की ज़रूरत पड़ती है, कोई और अकाउंटेंट नहीं कर सकता है, क्वालिफाइड CA ही करेगा। तो यूजुअली जो CA है उसकी फ़ीस इतनी हाई होती है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जो मनी आप CA ले जाएगा उस मनी को वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में यूज़ कर सकते थे। तो उनका कहना है कि उनकी जो मनी है वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रही है। दूसरा है मिसयूज़ ऑफ एनर्जी। अब जब ऑडिटिंग की जाती है ना तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती हैं। जैसे वाउचर्स हैं, उनको सबसे पहले डेट वाइज ऑर्डर में अरेंज करें, आपके जो डेटर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उन सब की लिस्ट मेंटेन करें, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको बिल्कुल सिस्टमैटिकली मेंटेन करें। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने में ना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है जो वो कहीं और यूज़ कर सकते थे। वेस्टेज ऑफ टाइम, अब ऑब्वियसली जब ऑडिट किया जाता है तो वाउचर्स यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, लेकिन अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बार बार एम्प्लॉयज़ को बुलाता है और एक्सप्लेनेशंस और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो इतनी बार इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपना बहुत एसेंशियल काम को पोस्टपोन करना पड़ता है। ये काम प्रोवाइड करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उनकी इसेंशियल वर्क्स जो हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं, तो उनका जो इफ़ेक्टिव टाइम है वो कहीं ना कहीं वेस्ट होता है।
डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑब्वियसली अब अगर उनके नॉर्मल डे टू डे वर्क में हिंड्रेंस पैदा होती है, रुकावट पैदा होती है, उनका सारा टाइम जो है वो इस चीज़ में लग जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी भी ख़राब हो रही है। तो जो एफिशिएंसी है उनकी वो इस तरह के कामों में यूज़ हो जाती है और जो उनका मेन वर्क है वो कहीं ना कहीं हिंडर होता है। इररेलेवेंसी ऑफ ऑडिट, ये कहते हैं कि ऑडिट होने के बाद भी बहुत सारी फ्रॉड्स एंड एरर्स निकलती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डिटेक्ट नहीं हो पाती। ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर ऑडिट हो गया तो सारी एरर्स डिटेक्ट हो गई, सारे फ्रॉड्स डिटेक्ट हो गए। तो अगर उसके बाद भी फ्रॉड्स एंड एरर्स रह जाते हैं तो भाई ऑडिट का क्या काम, वो तो बहुत इररेलेवेंट हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑडिट हो ना हो कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है, ऑडिट इज़ बेसिकली अ लग्जरी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि बहुत सारी कंपनीज एक्ट 2013 है जिसमें सारे अकाउंट्स जो ऑडिटिंग है वो मैंडेटरी है। हर कंपनी को अपने अकाउंट्स, प्राइवेट पब्लिक कंपनीज को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको ऑडिटिंग करवानी पड़ती है। तो क्या को इंक्लूड कर सकते हैं हम इसके तहत कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए ऑडिट लग्जरी है बिल्कुल, लेकिन जो लार्ज बिजनेसेस हैं जहाँ पर भी ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो जाती है वहाँ तो ऑडिटिंग एक नेसेसिटी है, क्योंकि जो ओनर्स हैं उनको भी तो श्योरिटी रहनी चाहिए ना कि कहीं ना कहीं जो उनके अकाउंट्स हैं दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ, उनका ध्यान रखा जा रहा है, वो अकाउंट्स हैं वो करेक्ट पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ट्रू हैं, वो कंप्लीट हैं। तो जहाँ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी वहाँ ऑडिटिंग अभी भी नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वी कैन से कि जो ऑडिटिंग है दैट इज द लग्जरी। इसके बाद आता है स्कोप ऑफ ऑडिट। तो एक ऑडिटर का क्या क्या काम है, क्या क्या काम इंक्लूडेड होते हैं एक ऑडिटर में। सबसे पहले अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अकाउंट्स की इंश्योर करना कि जो अकाउंट्स हैं वो अरिथमेटिकली करेक्ट हैं, कोई मैथमेटिकल एरर्स नहीं है उनके अंदर। एग्जामिन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे कैसे वाउचर्स, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स और सब्सिडरी बुक्स जो अवेलेबल हैं उनके बेसिस पर आपके बुक्स को एग्जामिन करना। एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आपके बैलेंस शीट में जो भी शो हो रहा है वो करेक्ट पोजीशन है भी या नहीं उसको वेरीफाई करना। एंड गिविंग अ फैक्चुअल रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ हिज एग्जामिनेशन टू हिज क्लाइंट। जब आप ये सारी एग्जामिनेशन कर लेंगे तो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे अपने रिजल्ट्स की कि मेरे हिसाब से ये सही है, ये नहीं है। तो जो आपने फैक्ट्स गैदर किए, इकट्ठे किए, उसकी रिपोर्ट तैयार करके उस एग्जामिनेशन को अपने क्लाइंट को, जिसने आपको हायर किया है, उसे सबमिट करवा देंगे। तो अगर हम स्कोप में बात करते हैं तो बेटा 3 तरह से डिवाइडेड है, स्कोप ऑफ प्राइवेट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। तो प्राइवेट ऑडिट के अंदर कौन क्या इंक्लूड होता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट जिनके लिए ऑडिटिंग करवाना कंपलसरी नहीं है। दोज ऑर्गेनाइजेशंस which do not need to get their books of accounts audited from legal point of view। अब मैंने आपको बताया कि कंपनीज जो हैं प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज उनके लिए कंपलसरी है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स, इनके लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। तो अगर ये ऑडिट करवाते हैं तो इसे क्या कहेंगे हम, प्राइवेट ऑडिट। इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, क्या स्कोप कहाँ पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बेटा जो अग्रीमेंट में लिखा है। अगर ऑडिटर और क्लाइंट एक अग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस अग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होगा कि आपके प्राइवेट ऑडिट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। सपोज क्लाइंट जो है ही इज़ अनएबल, उसको नहीं समझ आ रहा कि क्या स्कोप मेंशन किया जाए, तो तब ऑडिटर फ्री है, क्लाइंट अपने ऑब्जेक्टिव लिख देगा कि मैं चाहता हूँ कि इस ऑडिट का ये उद्देश्य हो, तब ऑडिटर फ्री है कि वो अपनी खुद की इंटेलिजेंस, खुद के एक्सपीरियंस से अपना स्कोप डिटरमाइन कर सके। दूसरा है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे ऑडिट जो कंपलसरी हैं लॉ के तहत। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनके लिए अकाउंट्स ऑडिट करवाने कंपलसरी हैं, जैसे कंपनीज हैं, ट्रस्ट्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो बाय इनैक्टमेंट ऑफ लॉ द ऑडिट फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज कंपलसरी। लेकिन क्या है, अब जैसे कंपनीज एक्ट है,
उसने कंपल्सरी तो कर दिया लेकिन स्कोप नहीं मेंशन किया। तो ये मेंशन नहीं किया कि कौन कौन सी बुक्स हैं वो ऑडिटर एग्जामिन करेगा, हर बुक में से कितनी ट्रांजैक्शंस एग्जामिन होनी चाहिए। तो इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, जो ऑडिटर है ही कैन मेंशन द स्कोप, वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपने एक्सपीरियंस से ऑडिटर जो उद्देश्य है उसके ऑडिट का, उसके बेसिस पर स्कोप डिसाइड कर सकता है। और तीसरा क्या है, गवर्नमेंट ऑडिट। अब बेटा गवर्नमेंट की भी जो कॉर्पोरेशंस हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं। तो उसके लिए क्या उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑडिट। उसके लिए क्या होता है बेटा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स जो हैं या कॉर्पोरेशंस के अकाउंट्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ से एग्जामिन करवाते हैं। तो आफ्टर एग्जामिनेशन जो एक रिपोर्ट बनती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर दी जाती है। तो ये हैं आपके डिफरेंट ऑडिट्स और उनके स्कोप्स। यही सेम बातें हैं प्राइवेट ऑडिट के अंदर, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बुक्स नहीं ऑडिट करवाने की ज़रूरत, स्टैट्यूटरी के अंदर नेसेसरी है बाय एनैक्टमेंट ऑफ लॉ, और गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेशंस रन बाय गवर्नमेंट हैं उनका ऑडिट। अब है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला बेटा इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, सबसे इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि जो ऑडिटर है वो एक थर्ड पर्सन होता है, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड पर्सन। तो वो हमेशा फ्री होना चाहिए किसी भी प्रेशर से मैनेजमेंट के, उसे अपना काम जो है वो इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, कोई झुकाव, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए उसके मन में। एनी पर्सनल बायस ही शुड बी फ्री फ्रॉम, ठीक है, और इम्पार्शियल रहे, ना तो वो किसी के फेवर में हो ना वो किसी के अगेंस्ट हो, उसको अपना न्यूट्रल चेकिंग करनी चाहिए। दूसरा है एविडेंस। बेटा ऑडिटिंग की आधारशिला, उसकी बेसिक फाउंडेशन है एविडेंस, आपके प्रमाण। क्यों? क्योंकि ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा बुक्स को, एविडेंस के बेसिस पर ही। तो एविडेंस हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, रिलायबल। जैसे आपके एविडेंसेस क्या हैं, आपके वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सपोज आपको लगता है कि आपके वाउचर्स जो हैं दे आर नॉट सफिशिएंट, करेक्ट नहीं है या सफिशिएंट नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मंगवा सकते हो, आप इंक्वायरी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो जो एविडेंस है दैट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग। तीसरा है बेटा ड्यू ऑडिट केयर। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, उचित सतर्कता आपको बरतनी ही पड़ेगी। जो ऑडिट है बेटा, जब आप ऑडिट करते हैं तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि कोई एरर, कोई फ्रॉड्स, कोई मिस्टेक्स तो नहीं रह गई हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए जो ऑडिटर है उसे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। वो कॉम्पिटेंट हो, बहुत कॉशन के साथ, बहुत सावधानी के साथ काम करे और बहुत अलर्ट रहे अपना काम करने में। ऐसा ना हो उससे कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो है वो रह जाए। इसके बाद एथिकल कंडक्ट यानी नैतिक आचरण। हर ऑडिट के अंदर, जैसे अलग अलग प्रोफेशंस का अपना कोड ऑफ कंडक्ट, अपनी आचार संहिता होती है, ऐसे ही ऑडिटिंग के अंदर ऑडिटर्स की भी अपनी एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। तो ऑडिटर को मेक श्योर करना चाहिए कि वो अपनी आचार संहिता के अंतर्गत ही काम करे, ताकि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, जो प्रोफेशनल दुर्व्यवहार है, उसका दोषी उसे ना ठहराया जा सके। उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत ही वो अपना काम करे। और लास्ट है फेयर प्रेजेंटेशन। जो प्रस्तुतिकरण होता है, जो प्रेजेंटेशन होती है, दैट शुड बी वेरी फेयर, ट्रू एंड एक्यूरेट। कैसे, क्या क्या? सबसे पहले है अकाउंटिंग प्रोप्राइटी। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल फेयर और ट्रू होनी चाहिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के तहत बननी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को करेक्टली डिपिक्ट करना चाहिए। है एडिक्वेट डिस्क्लोजर। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और जो ऑडिटर की रिपोर्ट है, दोनों चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन शो करें। सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन शो करें, और फिर जो ऑडिटर रिपोर्ट तैयार करता है उसमें भी कोई एम्बिगुइटी ना हो, वो भी बिल्कुल करेक्ट पोजीशन को शो करें। और ऑडिट ऑब्लिगेशन,
कहते हैं जो ऑडिटर है उसकी ऑब्लिगेशन, उसका दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरह की है। एक तो डायरेक्ट एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेकर होगी, अपने क्लाइंट को लेकर। आपको जिसने हायर किया है, आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके लिए है कि आप उसको सही पिक्चर प्रेजेंट करें। और दूसरी होती है बेटा वो इम्प्लाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी है अदर पार्टीज के लिए भी। क्यों? क्योंकि जो ऑडिटर की रिपोर्ट है और उसका काम है वो बाकी लोग भी बहुत यूज़ करेंगे, बाकी लोग भी उसको अपने काम में लेकर आएंगे। तो इसीलिए उसके जो व्यूज़ हैं, जो उसकी रिपोर्ट है वो बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा हो कि कोई संदिग्धता ना रहे। जो आपकी रिपोर्ट से निष्कर्ष, जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, जो कंक्लूजन आएगा वो बहुत क्लियर एंड क्रिस्प होना चाहिए। तो ये हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स।